afternoon, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Yeah. क्या दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे फेसबुक लाइव सेशंस में। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज हम कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम के ऊपर बात करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जो फैकल्टी, जो पैनलिस्ट हैं, उसमें है डॉक्टर राव जो चेयरमैन ऑन्कोलॉजी हैं, डॉक्टर अलका कृपलानी जो हेड गायनेकोलॉजी हैं, एम्स की रिटायर्ड प्रोफेसर, एंड डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जो कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हम हमारे फेसबुक लाइव सेशंस कर रहे हैं काफी हफ्तों से। हमने बात करी थी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, फिर हेड एंड नेक, मुंह, नाक, कान, गले के कैंसर्स के बारे में, फिर हमने ब्लड कैंसर्स के बारे में बात करी थी, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स यानी कि आंतों के और पेट के कैंसर्स, फिर पेशाब के रास्ते के कैंसर्स, फिर हमने बात करी टोबैको रिलेटेड कैंसर्स जिसमें लंग और इसोफेगस भी था, और फिर स्पेशल कैंसर्स जिसमें स्किन यानी कि चमड़ी, हड्डी, सॉफ्ट टिश्यू और फिर ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बात करी। और ये सेशन हमारा गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स का है। कल हमने बात करी थी सर्वाइकल कैंसर्स की, जो कि यूट्रस के मुंह की यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर्स की, जो बच्चेदानी का कैंसर होता है। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे आप हमें हमारी क्वेरीज भेज सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड फील वेरी गुड टू आंसर टू योर क्वेरीज। तो शुरू करते हैं। Aditi, your slides are not moving on the screen. ओके, तो स्लाइड शेयर करके आना होगा ना? Yep, अभी शो पे कर दो। So I hope my slides are visible now. No. But they're not in the show mode. व्यू शो करो आदिति। Already done, ma'am. No, it is not showing here. You go to the share screen, then on right side is share. Ma'am, I would done that. But it is not coming in view mode. But are the slides moving? No. ओके, तो हम जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैम, फर्स्ट आई वुड वांट टू आस्क यू कि एंडोमेट्रियल कैंसर्स कितने कॉमन हैं, हमें ओपीडी में कितने कॉमनली एंडोमेट्रियल कैंसर्स मिलते हैं? औरतों के कैंसर में नंबर 1 आता है कैंसर सर्विक्स। बट क्या है, in my practice in the last decades I am watching that सर्विक्स का कैंसर थोड़ा कम हो रहा है और एंडोमेट्रियम का कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो काफी केसेस मिलते हैं और हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और डायग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है। सो कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम, जो बच्चेदानी गर्भाशय का कैंसर है, वो कॉमन होता जा रहा है हमारी प्रैक्टिस में। राइट मैम, सो आई थिंक माय स्लाइड्स आर विजिबल नाउ। यस। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हम एंडोमेट्रियम की कैंसर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये बच्चेदानी है, और इसके मुंह का कैंसर यानी कि सर्विक्स के कैंसर के बारे में हमने कल बात करी थी। ये बहुत डिफरेंट होता है बच्चेदानी के कैंसर से, जो कि इसकी वॉल में एंडोमेट्रियम, जो इसकी यूट्रस की वॉल होती है, यहाँ से ओरिजिनेट करता है, यहाँ से शुरू होता है। मैम, एंडोमेट्रियम के बारे में अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम में बहुत चेंजेस होते हैं एक फीमेल की लाइफ में, फ्रॉम प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्शन टू प्रेगनेंसी टू मीनोपॉज। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियल कैंसर के डेवलपमेंट में? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा।
तो फीमेल के हार्मोन्स, जैसे कि प्यूबर्टी के पहले जब लड़की छोटी होती है और जब मेनोपॉज हो जाता है, ये 2 स्टेजेस हैं जब हार्मोन्स हमारे ईस्ट्रोजन बहुत एक्टिव फेस में नहीं होते हैं। बाकी जो हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं 13-14 से 50, अब बढ़ती जा रही है एज 55 तक, these years cyclically there is menstruation, there is ovulation. तो ये जो कैंसर हैं ये लेट एज में होते हैं, से 4th-5th डिकेड के कैंसर हैं, 40, 50, 55। मगर ये यूट्रस के कैंसर, गर्भाशय के कैंसर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हार्मोन डिपेंडेंट, एक होते हैं हार्मोन नॉन डिपेंडेंट। जो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हमारी कई बहनों ने सुन रखा होगा, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस, जिसके हार्मोन्स बहुत ज्यादा हैं जिसके शरीर में, ईस्ट्रोजन्स वगैरह, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनमें उनको रिस्क होता है और वो अर्ली एज में होते हैं और उनकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है। दूसरे जो लेट एज में आते हैं उन्हें हम कहते हैं डी नोवो, जैसे कि बाकी अदर कैंसर्स होते हैं वैसे वो कैंसर होते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें कि गर्भाशय का कैंसर, तो वो अर्ली चाइल्ड बेयरिंग एज में उनको होता है जिनको हाइपर ईस्ट्रोजन कंडीशन हो, जैसे कि ईस्ट्रोजन इनटेक की हिस्ट्री हो, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज वेरी कॉमन, उनको ये कैंसर, और ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है। नहीं तो ये ज्यादातर लेट 40s, 50s, 60 लेट एज में आता है ये कैंसर। और ये बहुत कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में हम बात करें तो कौन सी बहनें ज्यादा प्रोन है, ज्यादा रिस्क पे हैं कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम, जिनको अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन ड्रग देने की हिस्ट्री है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है और पीरियड चढ़ के आते हैं, हाइपर हार्मोनल कंडीशन होती है, और जो मोटापे से इस कैंसर का संबंध है, इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा। ये 3 कंडीशंस आर प्रिकर्सर्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर। तो जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको शुगर हाई है और जिनका बॉडी वेट BMI ज्यादा है, तो ये कैंसर का रिस्क उनमें बहुत बढ़ जाता है। तो जितनी मोटापा है, जितनी ये बीमारियां साथ में मॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनसे उनको एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। राइट मैम, यू हैव वेरी नाइसली टोल्ड अस कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, कोई इनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है। और जैसे कि मैम बता रही थी कि ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में सेकंड मोस्ट कॉमन है, इसका इंसिडेंस 2 कम है अभी भी इंडिया में, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और अगर हम देखें इंडिया में तो सबसे ज्यादा बैंगलोर और दिल्ली में ये हाईएस्ट है। इसके रिस्क फैक्टर्स जो अभी मैम ने इन्यूमरेट करे ये वही हैं, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड फैमिली हिस्ट्री हियर, कि अगर फैमिली हिस्ट्री एंडोमेट्रियम की या फिर कोलन के कैंसर की साथ में है तो फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये बहुत कम कंडीशन में जेनेटिक होता है, मगर वो एक पार्ट ऑफ सिंड्रोम होता है। कुछ केसेस में जेनेटिक भी होता है। राइट मैम। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? Nothing more, only one point I want to just make it is that there has been some myth, or shall I say a distorted fact, that tamoxifen, when it is given to the breast cancer patients for a long time, we were seeing endometrial hyperplasia, यानी कि उसकी thickening हो जाती है endometrium lining की, और उसके बाद में endometrial cancers are somewhat higher, slightly higher than the normal population. That's the only additional risk factor. Otherwise not. And with the aromatase inhibitors जो आजकल दे रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, उसमें तो ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। टमॉक्सिफेन के साथ में भी कुछ है। राइट सर। सो मैम, आपने इसके रिस्क फैक्टर्स बताए। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको होने से बच कैसे सकते हैं? देखिए 100% तो नहीं बचा जा सकता, मगर सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट पुट ऑन ना करना, एक्सरसाइज करना, नॉट सीडेंटरी लाइफस्टाइल। बेसिकली जैसे मैंने कहा, इसका वेट से, बॉडी फैट से डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर वेट पुट ऑन ना करें और
ध्यान रखें, डायबिटीज शुरू से ध्यान करें अगर हाई रिस्क हैं, और कंट्रोल में रखें। हाइपरटेंशन जैसी चीज को कंट्रोल में रखें। दूसरा हम देखते हैं 15 से 20% लड़कियां पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बहुत कॉमन हो रही है, और पीसीओडी के पेशेंट्स को पीरियड्स शुड बी रेगुलर। अगर पीरियड बहुत ऊपर हो के आते हैं तो वो एंडोमेट्रियम के हाइपरप्लेजिया कर देते हैं, और अगर हाइपरप्लेजिया काफी समय तक चलता रहे तो वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए जो बहनों को पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं उन्हें चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इट मे बी एन अंडरलाइंग पीसीओडी एंड हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन to which endometrium if constantly is exposed, it leads to hyperplasia, atypical hyperplasia, and then ultimately endometrial carcinoma. So ये बहुत जरूरी है कि इन कंडीशन से, और अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी आजकल तो कोई नहीं देता, मगर पुराने जमाने में अगर ईस्ट्रोजन देते हैं तो साथ में प्रोजेस्टेरोन देना बहुत जरूरी होता है, तो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया रोकने के लिए। और कई लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, रेयर है बट लोगों में सिंड्रोम होते हैं, जेनेटिक होता है, वो अभी हमारे जेनेटिक्स की टेस्टिंग उतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर इट में कम। सो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है इसमें, स्पेशली पार्ट ऑफ सम सिंड्रोम्स। राइट मैम। सो जो मोस्टली फैक्टर्स हैं वो अवॉइडेबल हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट गेन, ओबेसिटी, ये सब हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। जेनेटिक हिस्ट्री बहुत कम केसेस में होती है, सो इट कैन बी प्रिवेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैम, स्क्रीनिंग का क्या एंडोमेट्रियल कैंसर्स में कोई रोल है, और अगर है तो उसको किस तरह करते हैं, या किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में करते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है कि जो भी सुन रहा होगा वो सोचेगा कि भाई हमें कैसे पता लगे, हमें ये होने वाला है तो नहीं पता लग सकता, कम से कम उसका डिटेक्शन अर्ली हो जाए। देयर इज सम गुड न्यूज इन कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होता है, गॉड इज काइंड, इसमें अगर किसी को होता है तो उसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग सिम्टम पहले आने लगते हैं, क्योंकि अगर किसी को हाइपरप्लेजिया है या अर्ली कैंसर भी है तो अक्सर उन्हें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। तो जिन बहनों के पीरियड महीने महीने रेगुलर नहीं आते, चढ़ के आते हैं फिर लंबा चलते हैं, या पीरियड बहुत लंबा चलते हैं, या लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, दे आर एट हाई रिस्क स्पेशली आफ्टर द एज 40 फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस एंडोमेट्रियल कैंसर। तो उन्हें फिर अपने आके डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। तो पेशेंट को ये अच्छी बात है कि इस कैंसर में अर्ली स्टेज में अक्सर सिम्टम होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग। उन्हें एबनॉर्मल टाइप की ब्लीडिंग होने लगती है, और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है, पेट में दर्द, यूरिनरी कंप्लेंट्स, ये तो सिम्टम्स की बात है। मगर जो एसिम्टोमेटिक है वो भी जानना चाहेंगे। आजकल हमारे लोग बड़े जागरूक हो गए, कई पेशेंट्स आते हैं कि हमें कैंसर डिटेक्शन के टेस्ट करने हैं। तो मैं कहूंगी ये बहुत बहुत जरूरी होता जा रहा है कि आप, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो आप साल में एक बार आए, अपना पूरा चेकअप कराएं। बहुत सारे कैंसर्स के हमारे पास। अब हम जब एंडोमेट्रियम की बात करते हैं तो कैसे स्क्रीन करें, इसके लिए जैसा मैंने कहा, जिसको भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग है वो जरूर आगे आए, जल्दी आए, सफर ना करते रहें। दूसरा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो हमारी एंडोमेट्रियम की यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, और बहुत अच्छे से एक आइडिया लग जाता है कि बच्चेदानी के अंदर कोई गड़बड़ है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आजकल इतनी अच्छी रिजोल्यूशन हो गया है कि जरा भी अंदर कोई गांठ है तो उसमें अच्छे से अगर टेस्ट किया जाए तो पता लग जाता है। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में तो मिलीमीटर में पता लग जाता है। फिर पोस्ट मेनोपॉजल, जिन बहनों का मेनोपॉज हो चुका है, जब वो अपना रूटीन टेस्ट कराएं और एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। सो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज मोर देन द कट ऑफ, वो आप हमारे पास आएंगे, हम अल्ट्रासाउंड टेस्ट करेंगे। अगर सिम्टम नहीं भी है और थिकनेस ज्यादा है तो ऐसे भी हम पिकअप करते हैं कई एंडोमेट्रियम के कैंसर्स। और ये जो है कि पैप स्मीयर बेसिकली इज फॉर द
डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का, मगर 17 से 20% केसेस में वो एंडोमेट्रियम के सेल भी पिकअप हो जाते हैं। तो पैप स्मीयर तो सबको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह एक ऐसा अंग है शरीर का जो औरत का बिना चीरा फाड़ी के, बिना दर्द दिए देखा जा सकता है। इट इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी विच इज विजिबल टू द नेकेड आई। उसको सर्विक्स की अगर हम पैप स्मीयर आप टाइम से टाइम कराती रहे तो आपको कैंसर सर्विक्स नील प्राय हो जाएगी, मतलब के बहुत ही कम हो जाएगा, उसका रिस्क नियर जीरो हो जाएगा अगर आप टाइम से अपने स्मीयर्स और एचपीवी टेस्टिंग कराएंगे। अदरवाइज दिस इज अ लीडिंग किलर ऑफ गायनी कैंसर इन इंडिया। तो आप अगर चाहती हैं कि गायनी के कैंसर से आप बचें तो पैप स्मीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चेदानी के मुंह के लिए। अल्ट्रासाउंड की जांच से यूट्रस का पता लग जाता है, और यूट्रस के कैंसर में तो सिम्टम बहुत होते हैं, जैसे मैंने कहा अर्ली सिम्टम आ जाते हैं ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के, डिस्चार्ज के। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में थिकनेस 4 मिलीमीटर से मेनोपॉज के बाद ज्यादा आती है, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। राइट मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अर्ली डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं, और फिर अगर सिम्टम्स हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। दो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के और भी कुछ बिनाइन नॉन कैंसरस रीजंस हो सकते हैं, बट ऑलवेज इन अ लेडी इफ देयर इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, कैंसर हैज टू बी रूल्ड आउट। एक बार एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हो, एक अल्ट्रासाउंड करा के, चेकअप करा के आपको अश्योर कर सके कि ये नॉन कैंसरस है और कैंसर की वजह से नहीं है। मैम, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की अगर बात करेंगे तो कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन कैंसरस आते हैं, और उसके कितने % कैंसर होते हैं? बहुत अच्छा, अगर आप बात करें तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एक कॉमन सिम्टम है, मतलब आपका मेनोपॉज हो चुका है, 1-2 साल गुजर चुके हैं, और फिर आप देखती हैं कि आपको पीरियड के जैसी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो गई है। सबसे नंबर 1 दिमाग में आता है, चाहे उतना कॉमन ना हो, कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड कैंसर ऑफ यूट्रस। तो अगर आपको कभी भी मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर गायनेकोलॉजिस्ट देखेंगे तो तुरंत डायग्नोसिस हो जाएगी और आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकेगा। राइट मैम। और भी बहुत सारे कारण हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के, इरेगुलर हार्मोनल इंटेक, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन, रेयरली ट्यूबरकुलोसिस, सो वेरिकोज वेन्स, वेजिनाइटिस, और भी बहुत सारे कारण हैं, मगर कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ देखा है बहनें आती नहीं है, महीनों महीनों वो ब्लीडिंग होती रहती है, तो कैंसर बढ़ जाता है। ये कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो इनका अच्छे से इलाज हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, क्योर होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। हम बहुत लेट करके आते हैं डॉक्टर के पास, स्टेज बढ़ चुकी होती है, तो हमें वो प्रोग्नोसिस नहीं मिल पाती जिसके हम हकदार हैं। राइट मैम। सो एक बार अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ी हुई लग रही है और इमेजिंग पे कोई शक लग रहा है कि वो कैंसर हो सकता है, तो इज इट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि बायोप्सी करनी ही है कैंसर को प्रूव करने के लिए, और वो बायोप्सी ओपीडी प्रोसीजर होती है या फिर एडमिट करके करी जाती है, और कितनी पेनफुल होती है? ये सबके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही, एबनॉर्मल सिम्टम है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको देखेंगे, क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग जो भी जरूरी है वो कराएंगे, जिससे कि अंदर का पता चलेगा। इसके बाद कैंसर को तो तभी इलाज शुरू करेंगे जब हम उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म कर ले, और डायग्नोसिस कंफर्म होती है बायोप्सी से। बायोप्सी को बिना एनेस्थीसिया के भी किया जा सकता है। ज्यादातर लोग जो, अब हम सब इतने सेंसिटिव होते जा रहे हैं पेन के लिए, तो कई लोग चाहते हैं कि वो बेहोश होके करी जाए। तो यूट्रस की जो बच्चेदानी के अंदर की जांच है, अक्सर आजकल उसे ब्लाइंड नहीं किया जाता। क्या करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी, एक टेलीस्कोप अंदर डालते हैं, दूरबीन, उससे देखते हैं कि सबसे ज्यादा एबनॉर्मल एरिया कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं गाइडेड बायोप्सी। इससे क्या होता है, हमारी डायग्नोसिस की यील्ड बहुत बढ़ जाती है, मतलब
कि चांस कि हमारा मिस आउट हो जाए बायोप्सी में बहुत कम हो जाता है। तो हम उसको हिस्ट्रोस्कोपी से गाइडेड बायोप्सी करते हैं जिनको इस तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, देखते हैं हमें ग्रोथ अंदर दिख जाती है पतले से टेलीस्कोप से, फिर वहां से बायोप्सी लेते हैं और इस तरीके से हमारी बायोप्सी में कैंसर के डिटेक्शन के मिस आउट होने का रिस्क बहुत निग्लिजिबल हो जाता है। और बायोप्सी इज 100% कंफर्मेटरी। बायोप्सी पर ही हमें ये भी पता लगता है कि कितना एग्रेसिव कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, भांति भांति के होते हैं, चाहे वो यूट्रस के अंदर हो, वो एडिनोकार्सिनोमा होते हैं, वो स्क्वेमस होते हैं, वो क्लियर सेल कार्सिनोमा, उनके बेसिस पे हमारा इलाज भी अलग होता है। तो अगर हमें अपने पेशेंट को बेस्ट आउटकम देना है तो हम ना सिर्फ बायोप्सी से कैंसर की डायग्नोसिस करते हैं, वो किस प्रकार का है ये भी पता लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट के इलाज में साइंटिफिक बहुत तरक्की के कारण बहुत उन्हें फायदा होता है और बेटर हम उन्हें आउटकम दे पाते हैं। राइट मैम। सर, एक बार डायग्नोसिस बन गया है, आई वुड वांट टू आस्क डॉक्टर राव कि एक बार डायग्नोसिस बन गया है, बायोप्सी पॉजिटिव आ गई है, तो अब इमेजिंग के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए और क्या पेट स्कैन हर पेशेंट में इम्पोर्टेंट होता है? एंडोमेट्रियल कैंसर में पेट स्कैन हर एक में जरूरी नहीं होता है। अच्छा एमआरआई हो और एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन चेस्ट हो वो काफी होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बाकी रूटीन टेस्ट जो होते हैं, शुगर, वो सब बाकी सब चीजें होती हैं, उतना काफी है। पेट स्कैन इसमें जरूरी नहीं होता है। एंड बायोप्सी, अभी जैसे मैडम ने बताया, बायोप्सी बहुत जरूरी है। बायोप्सी से ये भी पता चलता है कि किस प्रकार का है, तेजी से बढ़ने वाला है या धीरे से बढ़ने वाला है। endometrioid, serous and many other अलग cancers and even sarcomas for example, ये पता चलता है। अगर मान लीजिए बायोप्सी में सार्कोमा आया है then और serous आया है, maybe in those cases we could decide to have a PET scan. Otherwise I think CT scan chest or MRI of the abdomen is quite sufficient. ये डॉक्टर रंगा राव ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। हर कैंसर में हम पेट स्कैन जरूरी नहीं है, मगर जो कैंसर एंडोमेट्रियम का जो यूट्राइन कैंसर है, इसमें हमें एमआरआई से बहुत मदद मिलती है। तो सारे के सारे पेट स्कैन, सीटी, एमआरआई हर कैंसर में नहीं करते हैं। इसमें एमआरआई करने से हमें डेप्थ ऑफ इन्वेजन का पता लगता है कि वो कितना डीप है, क्योंकि हमारी प्रोग्नोसिस, हमारी ट्रीटमेंट, हमारी एडजुवेंट थेरेपी कि हम इसको ऑपरेट करने के बाद कीमोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी देंगे, कि वो कितना अंदर गया हुआ है, कितना डीप धस चुका है कैंसर, उससे इसीलिए कहते हैं कि जो सिम्टम हो जल्दी से आ जाना चाहिए। तो एमआरआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डेप्थ ऑफ इन्वेजन फॉर साइज। सो इन कैंसर ऑफ यूट्रस एमआरआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। राइट मैम। सो एक बार डायग्नोसिस बन गया, एक बार स्टेजिंग हो गई, उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट के मोटे मोटे 3 ऑप्शंस होते हैं, एक सर्जरी, एक रेडिएशन, एक कीमोथेरेपी। सो एंडोमेट्रियल कैंसर्स में प्राइमरी ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स में सर्जरी ही होता है, एक्सेप्ट जब वो एडवांस स्टेजेस में पाया जाता है। सो सर्जरी के लिए आई वुड वांट टू आस्क डॉक्टर अलका फर्स्ट एंड देन डॉक्टर पीयूष कि सर्जरी कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या रिस्क होता है, रिकवरी कितने टाइम में होती है, कितनी रिस्क की सर्जरी होती है? मैं आपका उसी ऑर्डर में जवाब दूंगी। व्हेन ऐसा है, अगर बायोप्सी से प्रूवन कैंसर है तो जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होती है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर अर्ली डिटेक्ट करके ढंग से सर्जरी करी जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल बहुत बहुत अच्छा होता है। दूसरा, क्योंकि मैं एक इनफर्टिलिटी सर्जन हूँ, तो जो पीसीओडी के केसेस हैं, जिनको भी बच्चे हुए भी नहीं हैं, कई बार उनमें एंडोमेट्रियम का कैंसर देखने में मिलता है। खासकर जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के रेजिस्टेंट केसेस हैं, उनको हम कई बार सिर्फ दवाइयों पे चलाते हैं, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी पे विद क्लोज वॉच। और हमारे पास भी हुआ है कई बार इन कैंसर्स के अर्ली डिटेक्शन के बाद दवाइयों से इन्हें गुला के और बच्चा हो जाए उसके बाद कंप्लीट सर्जरी करते हैं, मगर ऐसे बहुत कम होते हैं। ज्यादातर कैंसर लेट एज में आते हैं, जब पेरिटी एक इशू नहीं रह जाता है। तो जो डायग्नोसिस बने एज अर्ली एज पॉसिबल इज द डिक्टम टू गिव सक्सेस टू द पेशेंट। व्हाई?
क्योंकि हम जब स्टेजिंग करते हैं, हम ये डेटा पूरा, सारी दुनिया एक हो गई है, डेटा कलेक्ट करते हैं सब केसेस का, तो हमने देखा है कि कैंसर ऑफ यूट्रस सर्जरी इज द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। तो सर्जरी से बहुत ज्यादा फायदा होता है, हर कैंसर में नहीं होता, यूट्रस के कैंसर में सर्जरी कर दो तो बहुत अच्छा सर्वाइवल हो जाता है, इसलिए सर्जरी इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। और रिस्क तो देखिए ऐसा है, सर्जरी तो सर्जरी है, बट अब सब चीजें इतनी सेफ होती जा रही हैं, एनेस्थीसिया सेफ होता जा रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई, सर्जन्स इतने ट्रेंड होते जा रहे हैं, अब सर्टिफाइड सर्जन्स करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी, तो रिस्क तो देखिए फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो रिस्क तो हर चीज में है लाइफ में, मगर अगर टाइमली उसको ऑपरेशन करा लिया जाए तो मेरी समझ से जो कैंसर से होने वाली परेशानियों का रिस्क है उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम रिस्क हो जाता है। और रिकवरी तो हम आजकल कैंसर एंडोमेट्रियम को लेप्रोस्कोपी से करते हैं, ज्यादातर लेप्रोस्कोपी से करते हैं अनलेस इट इज वेरी एडवांस स्टेज। अर्ली कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम लेप्रोस्कोपी से, खासकर ये मरीज बहुत मोटे होते हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इन्हें बहुत फायदा होता है लेप्रोस्कोपी का, क्योंकि इनकी प्रोफाइल ऐसी होती है, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है कई बार, तो लेप्रोस्कोपी से, और लेप्रोस्कोपी से करें चाहे काट के करें, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मगर प्रॉपर सर्जरी होनी चाहिए, जो करना है वो काम सही से होना चाहिए। तो बच्चेदानी का मुंह, जो फेलोपियन ट्यूब्स है, नलियां, ओवरियां, इन्हें निकाला जाता है, और साथ में डिपेंड करता है वो किस तरीके का कैंसर है, लिम्फ नोड सैंपलिंग होती है, लिम्फेडिनेक्टमी, पेल्विस की लिम्फ नोड जो होती है उन्हें निकालना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज फिर आगे और जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उतना होता है। अर्ली केसेस में दिस में बी इनफ एंड लिम्फ नोड रिमूवल इज इनफ। Right, ma'am. So before we come to treatment after surgery, Dr. Piyush, would you want to add something to it? Yeah, the only thing I would like to add is कि the quantum of surgery, यानी कि कितना निकालना है, ये डिपेंड करता है जब हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे MRI, उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है डिजीज का, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी कितनी करनी है। प्लस अगर डिजीज यूट्रस से बाहर भी है, लेकिन अगर सिर्फ पेट के अंदर है, पेट के बाहर नहीं है, किसी और ऑर्गन में, दूसरे किसी ऑर्गन में नहीं घुसी हुई है, आंतों के ऊपर चिपकी है, या ओमेंटम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है पेट के अंदर वहां है, या पेट की जो लाइनिंग है उसके ऊपर है, तो उस कंडीशन में भी सर्जरी करके अगर पॉसिबल है तो कंप्लीट रिमूवल जो है वही बेस्ट ऑप्शन है। Right. May I add something here? Yes, sir. So I am not a surgeon. So जब मेडिकल के लिए हमारे पास आते हैं कई पेशेंट्स पीवी ब्लीडिंग के साथ में चले गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, उन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की है, यूट्रस निकाला है एंड ओवरीज निकाला है। निकालने से पहले उनकी सस्पिशन नहीं थी कि कैंसर था, और जब डायग्नोसिस आ जाता है कैंसर का ऑपरेशन के बाद में, फिर हम देखते हैं कि भाई इनकी शायद सर्जरी थोड़ी सी कंप्लीट नहीं है, फिर हम अपने गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, फिर हम लोग दोबारा ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं उन्हें, क्योंकि उनका ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर अलका ने बताया, डॉक्टर पीयूष ने बताया, इस बीमारी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर्जरी हो और ढंग की हो, हर चीज निकाला जाए इंक्लूडिंग लिम्फ नोड्स, तभी अच्छी तरह से स्टेजिंग पता चलता है, तभी हम लोग आगे का ट्रीटमेंट का फैसला कर सकते हैं। तो कई पेशेंट्स को ये दोबारा सर्जरी करानी होती है, उसके बारे में मैं डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर अलका दोनों से ही राय लूंगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी स्टेज पता नहीं चलता है, स्टेज 1 था या 3 था, पता नहीं चलता, लिम्फ नोड्स निकाले ही नहीं है। डॉक्टर रंगा राव ने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, ये हमारे उन कलीग्स के लिए भी जरूरी है जो पेरीफेरी में प्रैक्टिस करते हैं। हमारी गाइडलाइंस हैं, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस के स्टैंडर्ड सेट हैं, तो इस तरीके के केसेस हैं, और खासकर पेशेंट 40 के ऊपर है, तो पहले डीएनसी करके कैंसर को, शक को दूर करना होता है। नहीं तो जैसा डॉक्टर रंगा राव ने बताया, और वो इतने अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनके पास फिर पेशेंट पहुंचता है। दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज वर्किंग अप द केस,
not to make a pre-op diagnosis. तो कैंसर को हम DNC करके पहले ही पता लगाते हैं, क्योंकि पहले पता लग जाए कि एंडोमेट्रियम में कैंसर छुपा पड़ा है, तो फिर हम उसकी पहली बार में ही सर्जरी सही से करें, लिम्फ नोड वगैरह निकाल दें और दूसरी बातों का ध्यान करें। तो ये ओनस हम गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर होता है कि रीजनेबल अगर डाउट है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियम में कैंसर हो सकता है, तो उसकी DNC करें। उसके लिए हमारी गाइडलाइंस है पूरी, जैसे कि 40 के ऊपर एज है, जैसे कि एबनॉर्मल एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, जैसे अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल की थिकनेस ज्यादा है, उनको हम पहले ही DNC करके पता लगाते हैं कहीं कैंसर तो नहीं है, अगर है तो उस हिसाब से उनका ऑपरेशन करते हैं। तो व्यूअर से यही है कि कभी कभी आपको सेकेंड ऑपरेशन कराने का एडवाइस मिलता है, उससे घबराएं नहीं। एंड सेकंड ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि पूरा ही निकाला जाए और उसके बाद में स्टेजिंग का ढंग से पता लग जाए। सो आई थिंक कभी कभी हो जाता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ गया बायोप्सी में और उसके बाद में उन्होंने लैप हिस्टेक्टमी कर दिया, लैप्रोफ्रेक्टमी कर दिया या ओनली हिस्टेक्टमी कर दिया, उसके बाद में फिर पता चलता है कि वो एंडोमेट्रियल कैंसर। तो उस समय दोबारा अच्छे तरह से ऑपरेशन करना जरूरी होता है। पेशेंट का सवाल उठता है कि हमारा तो यूट्रस निकाल दिया, कैंसर हट गया है, अभी दोबारा क्यों करना है? तो इसकी वजह ये है कि अच्छी तरह से सर्जरी होनी है। डॉक्टर पीयूष, यू वांट टू से समथिंग? किसी भी कैंसर के प्रॉपर इलाज के लिए जब पेशेंट सर्जरी के लिए आता है कहीं पर भी, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट स्टेजिंग। जब आप एक बार जा रहे हो अंदर तो कंप्लीट स्टेजिंग होनी जरूरी है, क्योंकि वो स्टेजिंग डिसाइड करती है कि आगे जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा। जब आधी अधूरी सर्जरी होके पेशेंट आता है तो उसमें स्टेजिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। प्लस हमेशा ये चांसेस रहते हैं कि ये डिजीज लिम्फ नोड में पड़ी हुई हो, कहीं छोटा सा एक सरफेस पे कुछ पड़ा हुआ हो। तो जब वो कंप्लीट सर्जरी होती है तो हमारे पास वो सारा क्राइटेरिया होता है देखने का, ताकि हम प्रॉपरली स्टेज कर पाए, प्लस आगे हम उसे एडवाइस कर पाए कि हम उसे ट्रीटमेंट देना क्या है। क्योंकि अगर कंप्लीट स्टेज नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट हमें कहीं ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कई बार उसकी जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को तो ये समझना चाहिए कि जब हम स्टेजिंग, लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी एडवाइस करते हैं तो जहां जहां बची डिजीज है या जहां हो सकती है उसे निकाल के आपको सर्वाइवल का बेनिफिट मिलेगा, आपको कैंसर फ्री रहने का बहुत बढ़ जाएगा आपका टाइम, तो पेशेंट का फायदा बहुत है उसमें। राइट मैम। सो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था और मैसेज यहाँ पे ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एक ऐसा साइन है जो कि कैंसर हो सकता है, तो उसको थरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए कैंसर को रूल आउट करने के लिए, और अगर वो कैंसर है तो सर्जरी कंप्लीट स्टेजिंग वर्कअप करने के बाद ही करी जाए, क्योंकि अदरवाइज इनकम्प्लीट सर्जरी से बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, डबल सर्जरी, और फिर उससे टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट सब बढ़ जाते हैं। ओके, तो एक बार सर्जरी हो गई, उसके बाद एक हिस्टोपैथ रिपोर्ट आती है जो उसके ट्यूमर के एग्जामिनेशन करके पैथोलॉजिस्ट हमें देते हैं कि ट्यूमर का कितना साइज था, उसकी जो डेप्थ हम बात कर रहे थे वो कितनी थी, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो किस ग्रेड का ट्यूमर था, उसके नोड्स के बाहर डिजीज जा रहा था या नहीं था, लिम्फोवैस्कुलर एम्बोलाई और कुछ और ऐसे फीचर्स जिनसे हमें पता चलता है कि बीमारी के वापस आने का रिस्क कैसा है। फिर हम उसको रिस्क स्ट्रैटिफाई करते हैं। यहाँ हम मेजॉरिटी कैंसर्स जो है वो एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो क्योंकि अलग अलग टाइप्स का अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है, तो जो मेजॉरिटी कैंसर्स होते हैं वो एक टाइप के होते हैं जिसको हम एंडोमेट्रॉइड कहते हैं। वहां रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उनको 3 तरह से बांटा जाता है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर वो लो रिस्क में होता है तो यूजुअली हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते आगे। अगर वो इंटरमीडिएट रिस्क होता है तो हम रेडिएशन एडवाइस करते हैं, और हाई रिस्क में रेडिएशन और कई बार कीमोथेरेपी भी एडवाइस करते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें तो ये एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर है। यहाँ जो आप ये मशीन देख रहे हैं, इस पे एक ऐसा काउच होता है जो सीटी स्कैन के काउच के जैसा ही होता है। इस पे पेशेंट को एक सांचा बना के हम लिटाते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक सांचा बना के पेशेंट को लिटाया हुआ है और मशीन पेशेंट के चारों तरफ घूमती है, डिफरेंट एंगल्स से रेडिएशन फायर होती है, कहीं पे भी कोई पेन नहीं होता, ठंडा गर्म नहीं लगता, प्रेशर नहीं फील होता, कहीं से लाइट या कोई बिजली जैसी चीज आती हुई नहीं दिखाई देती है। इट इज लाइक अ सीटी स्कैन कि आपको कुछ दिखेगा नहीं और रेडिएशन हो जाएगा। जो ये राइट साइड पे पिक्चर्स है, इनमें दिख रहा है जो सीटी स्कैन की प्लानिंग हम करते हैं।
यूजुअली जब पेशेंट रेडिएशन के लिए आते हैं तो हम उनका कास्ट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं अब आप घर चले जाइए, हमें प्लानिंग करने के लिए टाइम चाहिए। सो दे यूजुअली आस्क अस कि आप क्या प्लानिंग करेंगे, स्कैन आपने कर लिया, ट्यूमर है ये आपको पता है, सो दिस इज द प्लानिंग। हमें ब्लैडर जो है, पीछे रेक्टम है, इधर फीमर के हेड्स हैं, आसपास स्मॉल बावल इंटेस्टाइन होती है, उसको मार्क करते हैं, ट्यूमर कहाँ था क्योंकि ट्यूमर अब निकल गया, लिम्फ नोड्स कहाँ थे उसको मार्क करते हैं और फिर उस एरिया को रेडिएशन देते हैं। कुछ केसेस में हम इंटरनल रेडिएशन भी देते हैं। ये जो आप राइट साइड वाली पिक्चर में देख रहे हैं, एक सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ओपीडी बेसिस पर ही पेशेंट के वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ये भी एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर होता है और रेडिएशन करके पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है। सर नाउ आई वुड कम टू यू कि कीमोथेरेपी हम कब कब यूज करते हैं और क्योंकि उसकी सीक्वेंसिंग अलग अलग तरह से हो सकती है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि रेडिएशन पहले देना है या कीमोथेरेपी ही देनी है और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? ओके, सो एक तरह से मेडिकल मैनेजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो ऑपरेशन का सुना है हमने, रेडिएशन का सुना है, ये मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारे पास में हथियार है या साधन है, वो एक तो है कीमोथेरेपी, दूसरा है टारगेटेड थेरेपी, तीसरा है हार्मोनल थेरेपी एंड चौथा है इम्यूनोथेरेपी, जो नया किस्म का आया हुआ है। ये चारों हमारे पास में है और यूजुअली जो अर्ली स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, इनमें इम्यूनोथेरेपी का कोई रोल नहीं है, बल्कि स्टेज 1 एंड 2 में अगर अच्छा किस्म का है उसमें कीमोथेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेज 3 में जब लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है और जो बहुत ख़राब किस्म के होते हैं जैसे सार्कोमा हुआ या ग्रेड 3 का हुआ, उनमें भी कीमोथेरेपी हर स्टेज में दिया जाता है। बाकी जो टारगेटेड थेरेपी है, अगर टारगेटेड थेरेपी देते हैं तब जब कोई उसमें टारगेट हो, तो जो बायोप्सी के पीसेस होते हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए टारगेट के लिए ढूंढा जाता है, जैसे HER2 है या इम्यूनोथेरेपी के टारगेट्स हैं, उनको देखा जाता है। खास करके ये एडवांस डिजीज में या स्टेज 4 में देखते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि क्या देना है। और एक तो तय करते हैं मार्कर से कि इनको क्या देना है। और जैसे बताया कि स्टेज 3 में कीमोथेरेपी भी देना होता है और रेडिएशन भी देना होता है। उसका जो डिसीजन होता है जनरली पहले 3 साइकिल कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन एंड फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी, ये दिया जाता है। अलग अलग शेड्यूल्स हैं, अलग अलग सेंटर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। कुछ नए तरीके के भी आए हैं जैसे कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन एक साथ में दिया जाता है। हर बार रिसर्च होते रहता है, नए नए प्रोटोकॉल्स निकलते हैं। ये कॉम्बिनेशन जैसे आपको सेंटर बताते हैं वैसे आप उसके हिसाब से अब चलिएगा। और इसका जो इम्यूनोथेरेपी आया है स्टेज 4 में दिया जाता है। हो सकता है कि ये आगे वाले स्टेजेस में भी आ जाए। अर्ली स्टेजेस में इम्यूनोथेरेपी उनमें दिया जाता है जो जिनके मार्कर्स पॉजिटिव है। हर एक पेशेंट के लिए इम्यूनोथेरेपी लागू नहीं होता है। राइट सर। तो and sir, as far as the side effects are concerned, कितनी well tolerated कीमोथेरेपी होती है? साइड इफेक्ट्स क्या बहुत मेजर होते हैं? राइट, सो साइड इफेक्ट्स ज्यादातर मतलब कुछ ना कुछ तो होते हैं, खास करके हेयर लॉस। और हेयर लॉस प्रिवेंट करने के तरीके हैं, बट कितने सेफ हैं उसके बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, काफ़ी इश्यूज हैं। पर साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते ही हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। उसको मैनेज करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी देते हैं इसलिए ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योर हो जाए, लंबे टाइम तक रहें। इस एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको आप टॉलरेट कर सकते हैं और आप मैनेज भी करेंगे। और ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है और साइड इफेक्ट्स को आराम से देखा जा सकता है। उल्टी है साइड इफेक्ट, जैसे ब्लड काउंट्स कम होते हैं, खून की कमी होती है, उन सब का भी देखभाल किया जा सकता है। राइट सर। सो फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम पेशेंट्स को यूजुअली फॉलोअप में रखते हैं। इनिशियली वो फॉलोअप थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, 2 to 3 मंथली फॉर फर्स्ट 2 years, क्योंकि बीमारी वापस आने का रिस्क सबसे ज्यादा पहले 2 साल में होता है। उसके बाद हम ग्रेजुअली फॉलोअप कम कर देते हैं, 4 से 6 महीने और फिर ईयरली। फॉलोअप करने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगर बीमारी वापस आए तो हम जल्दी डिटेक्ट कर पाए। फॉलोअप से हम बीमारी होना प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसके प्रिवेंशन के लिए हमारा ट्रीटमेंट होता है जो हम शुरू में कर लेते हैं। एंड
first attempt is usually the best attempt. So before I thank everyone and end this session, I would want one take-home message from all our faculty, starting with Dr. Alka. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कैंसर डिटेक्शन के ये जितने हमने गाइडलाइन बनाई है, ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, एंडोमेट्रियल कैंसर का, इनकी स्क्रीनिंग साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं, अपने गायनिक के पास जरूर जाएं. अर्ली डिटेक्शन इज रियली की टू सक्सेस. एंड आई वोंट स्टॉप हियर विदाउट प्रेजिंग Dr. Ranga Rao. He is really a blessing in this hospital. He keeps everybody together. और ये जो एजुकेशनल आप एक्टिविटी जितने लोगों को इससे फायदा हो रहा है, तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड है. दूसरा, डॉक्टर आदित्य, यू आर सो गुड. आप इतने अच्छे से मॉडरेट करते हैं, इतना आप पेशेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में बताते हैं. आई एम रियली हाईली इम्प्रेस्ड विथ योर. एंड जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देखिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हम चाहते हैं आप लोगों की मदद करना, आप लोगों को फायदा हो, आप सब स्वस्थ रहें और अपना प्रॉपर चेकअप कराएं टाइम से. और हम तो नहीं चाहते कोई भी हमारा पेशेंट बीमार हो, मगर बीमारी हो तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो, प्रॉपर अच्छे से इलाज हो और आप सब स्वस्थ रहें. ये हमारी शुभकामनाएं. Thank you, ma'am. So, Dr. Rao, now your message, sir. Right. I think Dr. Alka ने बहुत आभारी हैं इनके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए. Thank you very much, madam. आपने तो इतनी तारीफ की है कि हमें, आप खुद आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें. एंड आपने इतना ज्ञान दिया है लोगों को, उनको मैं समझता हूँ पक्का उनको फायदा हुआ होगा इससे. मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहें. एक चीज और, इतनी सारी चीजें बताए हैं, कई पेशेंट्स को आजकल हम देख रहे हैं, सर हम गूगल में पढ़ के आए हैं और ये चीज हमने देखा है, वो चीज देखा है. एक ही मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स जो बने हैं, डॉक्टर अलका है, डॉक्टर पीयूष है, डॉक्टर आदित्य, एक नहीं, इन्होंने एक तरह से तपस्या करके 10 से 15 साल इनकी तपस्या होती है. MBBS के कॉलेज छोड़ने के बाद में पूरा 10-15 साल की सिर्फ पढ़ाई होती है. उसके बाद में लंबा तजुर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है. वो सब का पूरा एक निकट उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है आपको देते हैं. आप एक दिन गूगल में पढ़ के आप इसको समझना कभी मुश्किल. एंड ये मैं बोलूँगा कि आप अपने आप को ज़रूर अवेयर कीजिएगा, बट ये मत समझिए कि आप डॉक्टर से ज़्यादा जानेंगे. और हमेशा अपने सवाल लिख कर के लाइए कि हमारे क्या सवाल है, और उनका जवाब अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अच्छी तरह से समझ के कीजिएगा और अपना ख्याल कीजिएगा. खास करके कोरोना टाइम में ये भी बताया गया है कि सेफली ऑपरेशन हो सकता है, सेफली कीमोथेरेपी दिया जा सकता है, सेफली रेडिएशन किया जा सकता है, हर तरह का कैंसर ट्रीटमेंट किया जा सकता है. और कोविड से आपको बचना है. कोविड से डर करके अपने कैंसर को बढ़ने मत देना. यही हमारी आप सबके लिए एक अच्छा एडवाइस है. थैंक यू. आशा करते हैं आपको अच्छा लगा. थैंक यू सर. डॉक्टर पीयूष. तो माय एडवाइस इज कि आप कोई भी अपना सिम्टम जो है, जो भी कुछ नॉर्मल से अलग है, उसे इग्नोर नहीं करें. इमीडिएटली आइडेंटिफाई करें. आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो कैंसर है या नहीं है, जो भी बीमारी है उसे डायग्नोज करवाएं, और आप जो भी ट्रीटमेंट है, पॉसिबल ट्रीटमेंट है, वो लीजिए. Right. So, final take-home message, if I take the crux of what everyone has said, is कि please stay aware about your body. कुछ भी abnormal हो रहा है, come to the doctor. अगर कुछ abnormal नहीं भी हो रहा है, तो after a certain age, एक yearly, at least एक yearly checkup, females के लिए gynecological checkup और कुछ blood test. It is very simple. हमें बहुत बड़ी problems से बचा सकता है. And that is the only way to get cure. Early detection is the key. And we would really want to take your queries from this email. And I would like to inform you कि कल हमारा next session ovarian cancers पर होगा, जो कि 4 से 5 हम start करेंगे और ovarian cancers के बारे में बात करेंगे. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you. Namaskar. Thank you.